नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस अपडेट में एक बार फिर से पश्चिम एशिया की चर्चा करेंगे। इजरायल ने जो वहां युद्ध छेड़ रखा है और अब उससे इजरायल की जो मुश्किलें बढ़ती चली गई हैं, उसके बाद उससे संबंधित घटनाक्रमों पे हम लोग गौर करेंगे। कल की खबर है, कल रविवार की। कल हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन अटैक किया इजरायल के एक सैनिक अड्डे पर, जहां कम से कम 20 सैनिक घायल हुए। ये बात तो खुद इजरायल ने ही पुष्टि कर दी है, बल्कि जबकि जो दूसरे मीडिया हैं, खुद पश्चिमी मीडिया में ये बातें डजन्स ऑफ ट्रूप्स कहा गया है, यानी दर्जनों सैनिक उसमें जख्मी हुए। अब हिजबुल्ला अगर अपने ड्रोन से इजरायल के सैनिक अड्डों पर अटैक कर रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि अगर ईरान अपने उससे बहुत ज़्यादा उन्नत हथियारों के साथ, हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ, बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ जो उसने हमला करके उस दिन इजरायल की सुरक्षा को तोड़ दिया, उसकी जो मिसाइल सुरक्षा का सिस्टम है आयरन डोम, तो ये इजरायल इस आशंकाओं में जी रहा है कि ये हमला अगर फिर से हुआ तो वो अपना बचाव कैसे करेगा। ऐसी खबर है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापी है कि ईरान ने 1 अक्टूबर को हमला किया था, लेकिन अभी तक इजरायल ने उसका जवाब नहीं दिया है। हालांकि इजरायल के कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें फैसला किया गया था कि इसका बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन ईरान लगातार चूंकि ये कह रहा है कि अगर इस बार इजरायल ने हमला किया तो वो पहले से 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ इजरायल के ऊपर हमला करेगा। और इस जो पहला 1 अक्टूबर का हमला था, उसमें तो उसने आम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया, इजरायल के जो ऊर्जा के स्रोत हैं, एनर्जी जो जो सोर्सेस हैं, उसको निशाना नहीं बनाया। केवल जो सेना से जुड़े हुए ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया था। लेकिन इस बार वो उसके एनर्जी सोर्सेस को और उसके आम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा, और इससे इजरायल की जो मुसीबतें हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि वैसे भी इजरायल का के कई बंदरगाह पर चूंकि काम नहीं हो पा रहा है। एलियाट नाम का बंदरगाह तो लगभग बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया, क्योंकि वो लाल सागर के सबसे करीबी बंदरगाह है और वहां पर जहाज पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो अंसारुल्लाह हैं हुती, उन्होंने लाल सागर से इजरायली जहाजों का जाना तो कंप्लीटली बिल्कुल रोक रखा है। बाकी जहाज, कुछ जहाजों को तो वो जाने भी देते हैं, लेकिन इजरायली जहाजों को तो वो जो जहाज इजरायल जा रहे हों उसको तो बिल्कुल नहीं जाने देते हैं। उनका जो दूसरा बंदरगाह है हाइफा, उस पर लगातार हिजबुल्लाह ने अपनी रॉकेट्स और ड्रोन से हमला किया है, और वहां भी काम 70-80% तक रुक चुका है। तो इन परिस्थितियों में अगर ईरान ने बहुत ज्यादा ताकत के साथ हमला कर दिया, तो इजरायल की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही बेहद संकटग्रस्त हो चुकी है, दुनिया की 2 रेटिंग एजेंसियां मूडीज और फिच ने इसी महीने उसकी जो अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग होती है, जो साख होती है, उसको गिरा दिया है। देश में महंगाई काफी बढ़ी हुई है। अभी कल जो एक ताजा खबर, और ये खबरें सब पश्चिमी मीडिया में आई आई हैं कि और ये तो इजराइल में जो यरूशलेम पोस्ट, उनका एक अंग्रेजी का अखबार है, उसने भी इस खबर को काफी विस्तार से छापा है कि इस साल के जो 7 महीने गुजरे, पहले 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 7 महीनों तक का आंकड़ा है, नहीं जुलाई तक का, उसमें इजराइल से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या लगभग 25% बढ़ गई, जबकि पिछले साल भी काफी लोग गए थे। लेकिन इस साल तो लगभग एक चौथाई ज्यादा लोग गए, और इस साल एक खास बात उसने दर्ज किया कि नौजवान लोग ज्यादा संख्या में बाहर जा रहे हैं, जो ज्यादातर टेक्निकल हैंड हैं या वो लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करके इजराइल की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। और ऐसी खबरें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये जो है इजराइल के ऊपर ईरान के हमले से कैसे बचाया जाए, इसको लेकर अमेरिका ने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया। और ये जो फैसला है यह बताता है कि अमेरिका किस तरह से किसी भी रूप में इजराइल की रक्षा के लिए एक आमादा है। मैं आमादा शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इजराइल ने पिछले 4 दिनों में, पिछले गुरुवार के बाद से
जिस तरह की गतिविधियां की हैं, जिस तरह की हरकतें की हैं लेबनान में, उसे देखते हुए उसकी दुनिया भर में व्यापक आलोचना हुई है, निंदा हुई है। यूरोपीय देशों तक ने निंदा की है, फ्रांस ने की है, स्पेन ने। इन दोनों देशों ने कहा है कि हम आगे से हथियार नहीं देंगे इजरायल को। क्यों? इजरायल ने ऐसा क्या किया? उसने पिछले गुरुवार को लेबनान में जो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना है, संयुक्त राष्ट्र की जो सेना वहां बहुत काफी समय से तैनात है, उसकी एक पृष्ठभूमि है। पहले लेबनान में एक समय गृह युद्ध हुआ था, ऐसे करीब 40 साल पहले। क्योंकि वहाँ ईसाई आबादी भी है, मुस्लिम आबादी है, कुछ दूसरी आबादियां भी हैं, तो उनके बीच में एक युद्ध हुआ था। तब एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत वहां शांति सेना तैनात की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग देशों की सेना, भारत के भी सैनिक वहां है, इटली की सेना के। लेकिन पिछले गुरुवार से रविवार तक लगातार इजरायल ने शांति सेना के ठिकानों पे हमले किए। कल तो इटली के ठिकाने पे उसने हमला किया। उसके बाद इटली की प्रधानमंत्री, जो कि दक्षिणपंथी हैं, इजरायल की समर्थक हैं, मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने इजरायल की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अगर इजरायल शांति सेना को निशाना बनाएगा तो हम इसमें अब इजरायल की मदद नहीं करेंगे। पोलैंड ने इसको लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया देशों के बीच में और उनका एक बयान जारी किया। उसके बारे में मैं पहले, चूंकि इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उससे भारत संबंधित है, भारत ने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। और जब इसको लेकर काफी आलोचना हुई, तब संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि हम इसकी भावना में खुद को शामिल करते हैं। लेकिन एक दूसरा बयान जिसपे 104 देशों ने दस्तखत किया, जिन्होंने इजरायल की इस बात के लिए निंदा की कि उसने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटारेस, एंटोनियो गुटारेस को पर्सन नॉन ग्राटा, यानी एक ऐसा व्यक्ति घोषित कर दिया है जिसे इजरायल में आने की इजाजत नहीं है। इस कदम की निंदा करते हुए 104 देशों ने एक बयान जारी किया। ये दोनों बयान शनिवार को जारी हुए और भारत ने उस पर भी दस्तखत नहीं किया। भारत में कांग्रेस पार्टी की तरफ से शशि थरूर की ओर से उस पर बयान जारी किया गया है, जिसमें भारत सरकार के इस रुख की निंदा की गई है। जबकि कांग्रेस पार्टी का जो कुल स्टैंड है, वो स्टैंड बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं है जो भारत सरकार ने इजरायल के मामले में रुख ले रखा है। थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इस कदम पर कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार की कड़ी आलोचना की है। बल्कि पार्टी के जो महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने तो इसे शर्मनाक कहा है अपने ट्विटर हैंडल। लेकिन खैर, भारत ने नहीं किया। 104 देशों ने निंदा की है। 34 देशों ने पहले पोलैंड के बयान पर दस्तखत किया, जिसमें ज्यादातर यूरोपीय देश थे जो वैसे आम तो इजरायल के समर्थक रहे हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को, जो वहां शांति कायम करने के लिए गई है, उसके ठिकानों पर लगातार 4 दिन हमले करना, कल भी हमले हुए, 2 शांति सैनिक बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। तो इस कदम पर एक बहुत ही दुनिया भर में व्यग्रता और गुस्सा भड़का है। इसके बावजूद अमेरिका ने कल क्या फैसला किया? कल उसने फैसला किया कि वो इजरायल को अपनी बहुत आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली देगा, मिसाइल कवच देगा। इस प्रणाली का नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, शॉर्ट में इसे थार्ड कहा जाता है। ये जो थर्ड सिस्टम है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में मिसाइल हमलों से बचाने के लिए जो सबसे कारगर सिस्टम बनाया गया है, उसमें से ये एक है। और ये अभी लगभग 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले, ये थर्ड सिस्टम को अमेरिका ने साउथ कोरिया में भी लगा दिया था, जिसको लेकर साउथ कोरिया और चीन के संबंध बहुत खराब हुए। कल चीन की ओर से, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में ये कहा गया है कि अगर अमेरिका ये सिस्टम इजरायल को देता है, और अब इसमें अगर का कोई सवाल नहीं है। कल शाम को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा कर दी, पेंटागन ने, कि हम ये सिस्टम उनको इजरायल में लगाने जा रहे हैं। खैर, जिस समय तक, चूंकि ये खबर पहले से चर्चा में थी, तो जब वो टिप्पणी लिखी गई होगी तब तक फैसला नहीं हुआ था। उसमें कहा गया था कि अगर ये सिस्टम अमेरिका इजरायल को देता है, इसका मतलब होगा कि अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से
वहाँ के तनाव में भागीदारी कर रहा है और वो वहाँ के शक्ति संतुलन को बदल रहा है, जिससे कि जो दूसरे देश हैं वो नुकसान में चले जाएँगे। तो ये कुल अमेरिका ने जिस समय इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र के ठिकानों को निशाना बनाया है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को पर्सन नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया है, उनको अपने देश में आने पर रोक लगा दिया, उनके खिलाफ बहुत ही सख्त बयान जारी किया है। नेतन्याहू ने जो शांति सैनिक हैं, उनके बारे में कहा है कि हम इसलिए इनको हमला कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये हिजबुल्लाह को संरक्षण दे रहे हैं। और उसने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि आप इनको वापस ले लो, नहीं तो ये हमले की जद में आएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि कोई गलती से हमला हो गया, वो जानबूझकर सोच समझकर शांति सैनिकों को निशाना बनाया गया है। इजराइल में 2200 आम नागरिक मारे जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जो हिजबुल्लाह के लड़ाकों से अलग हैं, आम लोग, बच्चे, महिलाएं। गाजा में वो संख्या 42,000 पार कर चुकी है। घायलों की संख्या, या जो विकलांग हुए हैं, घायल हुए हैं, उनकी संख्या 98,000 पार कर चुकी है। 1 लाख से सिर्फ 2,000 कम है, जो आधिकारिक संख्या है। लांसेट, जो ब्रिटेन की बहुत मशहूर स्वास्थ्य पत्रिका है, उसने अपना आकलन अभी कुछ समय पहले छापा था, जिसमें उसने बताया कि जो ये तो वो लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमलों में मारे गए, लेकिन इन हमलों की वजह से गाजा में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उसने लगभग 2-3 महीने पहले लांसेट ने अनुमान लगाया था कि 86,000 लोग परोक्ष रूप से इस युद्ध के परिणाम में गाजा में मरे हैं। और अब वो संख्या, जो ताजा संख्या अनुमान लगाया गया है, वो 1,40,000 है। अगर आप 1,40,000 में 42,000 जो आधी जो प्रत्यक्ष लड़ाई में जो सीधे गोलियों से या बम से जो लोग मारे गए हैं, उनको शामिल कर दें, तो ये संख्या 1,82,000 बनती है। और घायलों की जो संख्या है वो 98,000, यानी 3.5 लाख लोग, 3.5 लाख, लगभग 3 लाख लोग, लगभग 3 लाख लोग इस युद्ध का इसके शिकार बन चुके हैं। ये इतने बड़े पैमाने का मानव संहार है। इसके बावजूद अमेरिका अगर अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली वहां लगाने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका को भी इस बात का भरोसा नहीं रहा कि इजराइल अपना बचाव करने में सक्षम है। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था सुरक्षा में जब हिजबुल्लाह के ड्रोन्स 20 सैनिकों को घायल कर रहे हैं, आधिकारिक संख्या है, तो समझा जा सकता है कि इजराइल की चुनौतियां कितनी बढ़ चुकी हैं। तो अब समझो, अब बहुत ही साफ है। अभी तक हम लोग इस बात को कहते थे कि जो इजराइल है वो पश्चिम एशिया में अमेरिका का एक चौकी है, आउटपोस्ट है। अब अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगता है कि अपनी चौकी बचाने के लिए युद्ध में अपनी भूमिका बना रहा है, और ये बहुत ही खतरनाक संदेश है। इसका मतलब है, हम लोगों ने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि किस तरह रूस की सक्रियता बढ़ रही है। अगर ये दो महाशक्तियां इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय होती हुई दिख रही हैं, तो ये युद्ध का दायरा फैलने का संकेत है। ये युद्ध का दायरा सिर्फ अभी तक रीजनल वॉर की बात थी, क्षेत्रीय युद्ध की। ये बात सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध की नहीं, बल्कि एक वैश्विक परिघटना के रूप में यह युद्ध उभर रहा है। और उसका क्रक्स ये है, जैसा कि नेशनल इंटरेस्ट, जो कि अमेरिका का एक कंजर्वेटिव वेबसाइट है, उसमें अभी कल ही नहीं, माफ करें, अक्टूबर 7 अक्टूबर को एक बड़ा लंबा विश्लेषण छपा, जिसमें यह कहा गया कि इजराइल ऐसा संकट आज झेल रहा है जैसा इतिहास में उसे कभी झेलना नहीं पड़ा था। ये संकट आर्थिक मोर्चे पर भी है और सुरक्षा के मोर्चे पर भी है। इसमें कहा गया कि ये बात ठीक है कि सितंबर के दूसरे पखवाड़े में इजराइल ने हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान पहुंचाया, उसके टॉप लीडरशिप को मार दिया, पेजर हमले से उसने एक साइकोलॉजिकल बढ़त ली। लेकिन उसने कहा है कि इससे आप अहंकार में मत पड़ो, क्योंकि जो युद्ध में बाकी जो 7 अक्टूबर के बाद की परिस्थितियां हैं और फिर 1 अक्टूबर को ईरान के हमले के बाद की जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां यह बताती हैं कि आप बहुत कमजोर स्थिति में हो। तो ये कुल स्थिति है, और संभवतः इसलिए अब अमेरिका इसमें सीधे अपनी सबसे उन्नत सिस्टम लगा रहा है,
तमाम मानदंडों की उपेक्षा करके, संयुक्त राष्ट्र पर हमले की उपेक्षा करके, संयुक्त राष्ट्र के अपमान की उपेक्षा करके, तो युद्ध आज किस मुकाम पर है इसका अनुमान सहज लगाया जा सकता है। आज बस इतना ही। आप सबको